छात्र कल्याण अधिष्ठाता मंच पर उपस्थित हैं, आयोजन समिति के अध्यक्ष, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। आभासीय मंच से जुड़े हमारे परम सम्माननीय आदरणीय वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की माननीय सदस्य प्रोफेसर दीप्ति कुमारी जी, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर रणवीर सिंह जी, IPSC कोऑर्डिनेटर, प्रोफेसर आतिकान पाल जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, और उपस्थित गणमान्य जो हमारे संकाय अध्यक्ष हैं, वो संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, समस्त MGCUB के टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और आभासीय मंच से जुड़े हुए प्रतिभागियों, आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पर बाबा साहब भीमराव और बिहार लोक सेवा आयोग की सम्मानित सदस्या हैं। आपने अपना अध्ययन पटना विश्वविद्यालय से पूरा किया है और अनेक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शोध पत्रों, शोध जर्नल्स में आपके आलेख प्रकाशित हैं। आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के व्याख्यान दिए हैं और आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सरकार आदि की संरचना, भारतीय संस्थाओं की संरचना आदि के विशेषज्ञ हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह में हम सब एकत्रित हैं। हम सभी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। माननीय कुलपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आज के समारोह के कन्वीनर और अधिष्ठाता समाज विज्ञान संकाय प्रोफेसर सुनील महावर जी, प्रोफेसर आतिकान पाल जी, संकाय अध्यक्ष छात्र कल्याण, प्रोफेसर रणवीर जी, कन्वीनर IQAC, और सभागार में उपस्थित तमाम संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, हमारे कुलीग, साथी, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, शोधार्थी, प्रिय विद्यार्थी और हमारे मीडिया बंधु, आप सबों को बहुत बहुत बधाई बाबा साहब के इस जन्म दिवस के अवसर। वास्तव में बाबा साहब का ये जन्म दिवस एक रस्म अदायगी नहीं है, उन तमाम आवाज़ को एक मुखर रूप और एक मुखर स्वर देना है, जो आवाज़ें कहीं न कहीं गूंजती रहती है अपनी मुक्ति के लिए। हम सब उन्हें याद करते हैं और मैं सच कहूँ तो मैं बाबा साहब को जब भी याद करती हूँ, जिस रूप में भी याद करती हूँ, तो मैं रोमांचित होती हूँ। मुझे सिहरन से होती है कि इस पृष्ठभूमि का व्यक्तित्व जिसने तमाम संघर्षों को, दंश को झेला हो, फिर भी उसने संघर्ष किया, सिर्फ अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत नहीं, बल्कि अपने पूरे समुदाय के लिए, जिसका जीवन बेहतर और आसान और नागरिक समाज और नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों से मुक्त हो सकता था। मैं बार बार नमन करती हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि उन्हें एक संविधान निर्माता के तौर पर या एक दलित नेता के तौर के खांचे पर उनकी पहचान बनाना या देखना या उन्हें याद करना उनके साथ बेईमानी हो। वास्तव में उनका खांचा बहुत बड़ा था। उनकी सोच, उनका दर्शन, उनकी जो फिलॉसफी थी, पूरे भारत को एक आधुनिक रूप और स्वरूप प्रदान करने का था। अगर अवसर मिला होता और कट्टरपंथी रूढ़िवादी ताकतें उनके अवरोध न उनका बनी होती, तो शायद वर्तमान भारत में और हम सुंदर लोकतांत्रिक स्वरूप और संस्थाओं को, संरचनाओं को देख पाते। मैं सोचती हूँ कि उन्हें याद किया जाए तो किस नाते, किस तौर पर। संविधान निर्माता के तौर पे तो हम लगातार याद करते हैं और ये सही भी है, हम सौभाग्यशाली हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर के रूप में इतना अध्ययन, मनन और विद्वत व्यक्ति उस कमेटी का मेंबर रह करके इस लोकतांत्रिक संरचनाओं को, नागरिक समाज को, नागरिक अधिकारों को, लोकदायित्व को, सीमित और संवैधानिक राज्य को एक साकार रूप दे पाए। बल्कि हम उस समय याद करें तो हमारा देश विभिन्न समुदायों में, विभिन्न पंथों में, विभिन्न विचारधाराओं में बटा था। हम आधुनिक समाज पश्चिम की तरह नहीं थे।
हमारा समाज भी जो बहुत ज़्यादा सामंतवादी, रूढ़िवादी, पुरातन रूढ़िवादी धार्मिक आचारों व्यवहारों से युक्त था, जिसने लोकतांत्रिक संरचनाओं को महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा साहब को मैं सीमित दायरे में नहीं बांटना चाहती, उनके साथ ये अन्याय होगा। वो बहुत नागरिकों के, आम लोगों के जीवन और अधिकारों को संघर्ष करने वाले बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापना उनकी की जा सकती है, और उनका स्थान बहुत सारे नेताओं से बहुत ऊपर है। शायद हम अन्याय करते हैं उनको एक दलित नेता के रूप में पहचानते हैं। तो मैं याद करना चाहूँगी उनके कई विचारों को, कई संघर्ष को, हम सब उसको साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं देखूँ कि लोकतांत्रिक आचरण, संरचनाओं और संविधान, कानून की स्थापना के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, क्या चिंतन दिया, क्या सोचा, और क्या उनकी दुखती रग थी जिसको बार बार उन्होंने उठाया और उसको नकारने का प्रयास किया और उसमें सुधार करने की कोशिश की। अगर हम सामाजिक संरचनाओं की ओर देखें, हम सब उससे, सब लोग भी सभी जानते हैं कि भारत के समाज में जाति व्यवस्था जैसी परंपरा है और चल रही है। जाति व्यवस्था जैसी परंपराएं हमारे पारंपरिक समाज का विशेषता है, उसका अंग है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उसका जो आचार व्यवहार है किसी न किसी समुदाय को दुखित और प्रताड़ित और पीड़ित करता है। हम इससे भी दो राय नहीं रखेंगे। एक बड़ा समुदाय यदि अपने जातीय पहचान और उस कुल में जन्म लेने के वजह से सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो, अस्पृश्य हो, आप कल्पना कर सकते हैं, सोच के अपने व्यक्तिगत में सोचें कि अगर आपके साथ अस्पृश्यता हो, देखने में, सिर्फ छूने में नहीं, अनटचेबिलिटी नहीं, देखने से भी बहुत अशुभ होती थी। कई जातियों को श्रेणी में बांट रखा था लोगों ने कि छूने से, देखने से अगर अस्पृश्य हो जाए, आपका अपमान हो, साथ बैठने न दिया जाए, साथ समकक्ष संस्थानों में प्रवेश के निषेध हो, जो सार्वजनिक जल जलाशय है वहाँ प्रवेश का निषेध हो, कि आपके छूने से, आपकी उपस्थिति मात्र से वो दूषित हो जाता है। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि गहन गूढ़ विषय है। हमारे माननीय कुलपति जी के निर्देशन में हमने ये कार्यक्रम तैयार किया और उनके निर्देशन के आधार पर इस कार्यक्रम की प्रक्रिया बाधित हो जाए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी भारतीय समाज की जो पारंपरिक जातीय संरचना है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसके पक्षधर थे। उनका ये मानना था कि भारतीय समाज की एक समन्वित इकाई है और इसमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर छेड़छाड़ होगा तो भारतीय समाज टूटेगा, विखंडित होगा, और जो पारंपरिक वर्ण आधारित सेवाएं बटी हुई है उसके आधार पर छेड़छाड़ होने पर भारतीय समाज का स्वरूप विकृत हो जाएगा। जबकि बाबा साहब, और ये भी महात्मा गांधी का कहना था, मैं कोट करूंगी कोटेशन के साथ, कि कोई भी व्यवसाय बुरा नहीं है, सभी व्यवसाय समान हैं, सभी का सम्मान है। इस पर भी बाबा साहब का मानना था कि नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। वर्ण व्यवस्था पदसोपान क्रम में है, हायरार्किकल है, सबसे नीचे शूद्र हैं, उनको सेवा का कार्य दिया गया है जो निकृष्ट माना जाता है। इसी सेवा भाव, इसी प्रकृति के कारण उनको अछूत समझा जाता है। उनके साथ वो मुख्य धारा का व्यवहार और आचार नहीं हो पाता है, और हमारे समाज की विद्युताएं हैं, विषमकारी हैं, दमनकारी हैं, शोषणकारी हैं, और समाज में भेदभाव उत्पन्न करती हैं, जिसके फलस्वरूप समाज का एक बड़ा समुदाय सम्मानजनक तरीके से न तो शिक्षा ग्रहण कर पाता है, न मुख्य धारा में प्रवेश कर पाता है, न अपनी स्थिति को बरकरार रख पाता है, न उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो पाती है। तो बिल्कुल सामाजिक जीवन का जो एक स्ट्रक्चर है उस पर कुठाराघात करते हैं बाबा साहब। स्थापित परंपराएं जो आज भी हैं, कुछ हद तक आज भी हैं, मन में हैं, भले वो प्रैक्टिस में न रह गई हो, उस पर बाबा साहब मतांतर रखते थे और बिल्कुल मानते थे कि जातीय व्यवस्था का समूल नाश होना चाहिए। वर्ण आधारित सेवा का जो वर्गीकरण है उसकी भी समाप्ति होनी चाहिए, और इक्वली सभी को बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह को, खान पान को, आने जाने को, समागम को स्वीकृति होनी चाहिए, और जो इस वर्ण और जाति व्यवस्था को आधारित आचार व्यवहार को पालन करने पर जोर देते हैं, बनाए रखने पर अपनी अनुमति देते हैं, वो कहीं न कहीं भागीदार हैं एक विशेष श्रेणी की समुदाय को दमित करने में। तो सोशल रिस्ट्रक्चर की बात करते हैं, सामाजिक रूप से इसको आगे पुनर्व्याख्यात, पुनर्रचना की बात करते हैं। देखिए, मैं कोट करना चाहूंगी,
जब व्यक्तिगत रूप से उन्होंने संघर्ष किया और नौकरी के लिए बॉम्बे गए तो मकान उनको नहीं मिल पा रहा था। उनकी जातीय पहचान की वजह से किसी ने मकान नहीं दिया, और जातीय पहचान छुपाकर जब उन्होंने मकान लिया, इतने पढ़े लिखे विद्वत व्यक्ति एक बड़े शहर में, तब क्या स्थिति रही, अंततः वो भी खाली करना पड़ा। तो पारसी समुदाय का नाटक करके उन्होंने मकान लिया, अंततः जब खाली करना पड़ा उस मकान को, तो क्या पीड़ा थी उनकी, हम महसूस कर सकते हैं। पूरे दिन में रहने के लिए आदत मकान की तलाश करता रहा, मगर आखिरकार मुझे कोई मकान नहीं मिला। मैं अपने दोस्तों से ही बात की मैंने, मगर सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे उल्टे पांव लौटा दिया। वे भी मुझे अपने मकान में रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैं पूरी तरह हताश और थक चुका था। अब क्या करूं, मैं तय नहीं कर पा रहा था। परेशान और व्यतीत मैं एक जगह जाकर बैठ गया। मेरे आंखों से आंसू बहते न रुकते थे। मकान पाने की मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। अब मेरे पास अपनी नौकरी और शहर छोड़ने के अलावा कोई चारा न था। मैंने इस्तीफा दिया और रात की गाड़ी से बम्बई के लिए रवाना हो गया, दूसरी जगह। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अपनी जातीय पहचान, आज भी सच्चाई है, हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते और सच्चाई को छुपा नहीं सकते। किस ढंग से हमारी सामाजिक संरचना है विभेदकारी, भेदभाव, जो मानवीय सम्मान और गरिमा को स्थान न देकर उसकी जन्म आधारित जातीय आधार पर पहचान और गरिमा को सुनिश्चित करती है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि जब उन्हें सार्वजनिक तालाब से, चावदार तालाब से जल ग्रहण करने के लिए समुदाय को रोका गया, तो उन्होंने आंदोलन चलाया, और आंदोलन में 4 अगस्त 47 को महाड़ नगर पालिका ने इस फैसले को जब रद्द कर दिया कि उस तालाब से दलित समुदाय पानी नहीं ले सकते, वो दूषित हो जाएगा और वहाँ तक उनका प्रवेश निषेध हो, तो उन्होंने आंदोलन करके मार्च किया और वहाँ तक जाके प्रतीकात्मक रूप से एक प्रतीक स्थापित किया कि वहाँ हम इस मान्यता को तोड़ते हैं, इस कानून को तोड़ते हैं और मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश करते हैं। उस समय उन्होंने कोट किया। सबसे पहले मैं हमारा विरोध कर रहे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चावदार तालाब का पानी न पीने से हम मर जाने वाले नहीं हैं। औरों की तरह हम भी मनुष्य हैं। हम तो बस ये साबित करने के लिए तालाब तक जाना चाहते हैं। यह सम्मेलन इस भूमि पर समानता के युग का सूत्रपात करने के लिए बुलाया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन और अंतर्जातीय भोज से ही हमारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। न्यायालय, सेना, पुलिस और वाणिज्य जैसे तमाम सरकारी महकमों को हमारे लिए खोला जाना चाहिए। हमें हिंदू समाज को जातिवाद के उन्मूलन और समानता के 2 सिद्धांतों पर फिर से खड़ा करना। 2 चीजों के लिए उन्होंने रिस्ट्रक्चर के लिए बहुत कोशिश की थी। समाज का पुनर्रचना जो जातीय विभेद और भेदभावकारी से मुक्त हो, और सशक्त समूह के रूप में डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना, जो उनको सार्वभौम व्यस्त मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र और एक सशक्त राजनीतिक समूह जो भागीदार हो सके रूप से उस रूप में स्थापित कर पाए। ये दोनों प्रयास वो बार बार करते हैं। आगे हम एक और पंक्ति उनकी कोट करना चाहेंगे। जब ये दोनों प्रयास में वो विफल हुए, अंत में उन्होंने महसूस किया कि तमाम प्रयासों, तमाम संघर्षों के बावजूद ये दोनों प्रयास उसके सफल नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय समाज में पुरातनपंथी विचारधाराएं, रूढ़िवादी धार्मिक विचारधाराएं इतनी कट्टर रूप से उनको बाधा उत्पन्न कर रही थी कि अपनी इस सामाजिक सुधार और राजनीतिक सशक्तिकरण के समूह के रूप में कन्वर्ट करने वाली स्थिति वो नहीं पा रहे थे। अंततः हताश होकर के बॉम्बे सेनेटल 28 अप्रैल 1942 को अपने भाषण में कहते हैं, लंबे समय तक मैं यही मानता रहा हूँ कि हम हिंदू समाज को उसकी विकृतियों से मुक्त करा सकते हैं और डिप्रेस्ड क्लास को बराबरी की शर्तों पर उसमें समाहित कर सकते हैं। महाड़ चावदार तालाब सत्याग्रह और नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, ये दोनों आंदोलन इसी उद्देश्य से प्रेरित थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने मनुस्मृति दहन किया और सामूहिक जनेऊधारण अनुष्ठानों का आयोजन किया था। खैर, अनुभव की बदौलत अब मेरे पास कहीं बेहतर समझ है। आज मुझे इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि हिंदुओं के बीच रहते हुए डिप्रेस्ड क्लासेस को बराबरी का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि हिंदू समाज खड़ा ही असमानता की बुनियाद पर है। अब हमें हिंदू समाज का हिस्सा बने रहने की कोई चाह नहीं। ये मोहभंग की स्थिति थी। तो समाज को सुधारना, रिस्ट्रक्चर करने का प्रयास उन्होंने बार बार किया है। वो प्रश्न आज भी यक्ष प्रश्न की तरह हमारे समूह प्रस्तुत है और हमारा ये नैतिक दायरा भी उसके दायरे में घुसपैठ नहीं करता। आखिरकार हमें ये मुक्ति मिली ही क्यों है?
हमें यह मुक्ति इसलिए मिली है कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधार सकें, जो कि गैर बराबरी, भेदभाव और दूसरी चीज़ों से भरी पड़ी है। और ये सारी प्रवृत्तियाँ हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मानवीय मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। हर नागरिक को जब हम लोकतंत्र में अपने संविधान में बराबर अधिकार देते हैं, जब हम सार्वभौमिक मानवाधिकार के यूएन चार्टर पे साइन करते हैं, तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि समाज के हर व्यक्ति को उसी इक्वल प्लेटफॉर्म पे समान सम्मान, समान अधिकार व्यवहार में भी प्राप्त करता देख सके, और कभी भी अपने आचार हो, व्यक्तिगत हो या सामुदायिक हो या पारिवारिक हो, इस पूर्वाग्रह से युक्त होकर आचरण न करें। आज तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मतलब अमर, अमर मतलब सिर्फ शाब्दिक नहीं है। ये देश किसी संविधान का या किसी अमूर्तता का या किसी देवी का या किसी भारत माता का नहीं, ये देश यहाँ रहने वाले लोगों से बना है। और जब इस देश के लोगों को, जब इस लोकतंत्र में जो हम डिक्लेयर करते हैं अपने 70-75 वर्षों में, उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसकी सुख सुविधाओं में वृद्धि नहीं होगी, तो कैसे होगा? क्या है हमारा डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी सिर्फ कुछ लोगों का वोट डालना, 5 वर्ष पे चुनाव हो जाना, कुछ लोगों का ही सत्ता में बने रहना, कुछ लोगों में वंशानुगत सत्ता का हस्तांतरण हो जाना, कुछ विशिष्ट वर्गों के पास ही शक्ति समाहित हो जाना। भारत के समस्त संसाधनों पे 90% संसाधनों पे 9% लोगों का कब्जा होना, ये लोकतंत्र नहीं है। ये सिर्फ दिखावटी और औपचारिक लोकतंत्र है। बाबा साहब का बिल्कुल ये मानना था कि लोकतंत्र का जो प्रतिमान है, जो लोकतंत्र का जो पैरामीटर है, उसको हम इन बातों पे न कसें कि हमारा मतदान कितना प्रतिशत हुआ, हमने कितने चुनाव करवा लिए, हमने कितने शांतिपूर्ण सत्ता को हस्तांतरित करवा लिया, हमने कितने नागरिक अधिकार संविधान में सुनिश्चित कर दिए, कितने मौलिक अधिकार डिक्लेयर कर दिए, कितना भारत को सार्वभौमिक, समाजवादी, कल्याणकारी, स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया, सिटीजन राइट्स ने। लोकतंत्र इससे नहीं है। लोकतंत्र को हम जब भी जांचे तो 3-4 पैरामीटर्स को जरूर जांचे कि समानता में कितनी वृद्धि करता है, सामाजिक भेदभाव को कितना दूर करता है, सामाजिक न्याय को कितना सुनिश्चित करता है, आम लोगों के, कामगार, मजदूर, किसान, दलित, समान, आदिवासी, बच्चे, अनाथों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में कितना ये रस घोलता है, कितना कल्याण करता है, कितनी सुविधाओं में, उनके संपन्नताओं में लगातार ग्रेजुअली वृद्धि करता है। लोकतंत्र को जब जांचना हो, इस पर हम जांचें कि क्या भारत में न्याय सुनिश्चित हुआ है, क्या भारत में सामाजिक विभेद समाप्त हुआ है, क्या भारत में समृद्धि आम लोगों तक पहुंची है, क्या भारत वास्तव में कल्याणकारी, समृद्ध राष्ट्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र बन पाया है। जब इस पैरामीटर पर हम कसते हैं, कसौटी पर, और जब ये नहीं उतरता, तमाम दस्तावेजी उद्घोषणाओं, चाहे राष्ट्रीय हो डॉक्यूमेंट या इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, सब झूठा, बनावटी और औपचारिक है। देहरादून में जब चौराहे पे मैं सुबह सुबह देख रही थी, बहुत सारे मजदूर बड़ी संख्या में खड़े थे और ऊपर आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रधानमंत्री के फोटोग्राफ्स के साथ बड़ा सा होर्डिंग करा था, और रस्सी लिए कई मजदूर नीचे खांचे में बेचारे खड़े थे। उसी पर मैंने एक कविता लिखी है जो बाबा साहब के लोकतंत्र के अलक्षित लक्ष्य को अभी भी पूरा नहीं कर पाया है, उसको इशारा करता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का चौराहा, कविता का शीर्षक। सड़क के चौराहे पर रोज सुबह सुबह ही खड़े हो जाते हैं बड़ी संख्या में आम मजदूर, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए बिना अपने उदास धूसर चेहरों के साथ, जिनके होठों ने वर्षों से न तो मुलायमत देखी है, न ही स्वाद और न ही हंसी। सामने से गुजरते दृश्यों तक को भी नहीं देख पाती इनकी आंखें, बस खड़े रहते हैं, सामने क्या गुजर रहा है उनको भान भी नहीं होता। सामने से गुजरते दृश्यों तक को भी नहीं देख पाती इनकी आंखें, उनमें तो हमेशा तैरता है अपने पीछे छोड़े गांव, खेत, द्वार का दृश्य, नंगे भूखे बदन खेलते बच्चों का नाच, दरवाजे पे खड़े तगादारों का तान, पत्नी पे पड़ती गलत निगाहें, आंखों में बेटे के आने का आस लिए बूढ़े माँ बाप का दृश्य, जो उन्हें देखकर बस चैन से न जाना चाहते। ये खड़े हैं बहुत दूर अपने घरों से, ये खड़े हैं बहुत दूर अपने घरों से, अपने घरों की खुशबू और सपने लिए लगातार गढ़ रहे हैं नए शहर को, जहां इनका कोई घर नहीं। व्यस्त चकाचौंध तेज रफ्तार चौराहे पर इनका झुंड रोज सुबह अपना सब कुछ झाड़ कर खड़ा हो जाता है, अपने क्लांत चेहरे और स्वप्न विहीन आंखों के साथ
कहता हुआ मानो, आओ मुझे ले जाओ। मेरे शरीर पर अब तुम्हारा अधिकार है, ये शरीर मेरा होकर भी अब मेरा नहीं। जुड़वाओ, तुड़वाओ, खिंचवाओ, ढुलवाओ, चढ़वाओ, उठवाओ, जो चाहे करो। सुबह 9 से 5 अब ये शरीर तुम्हारा है। रख देना मेरी हथेली पर शाम में पैसे, और जब तब इस हथेली के साथ मैं अपने शरीर का हो जाऊं, और रात में जाकर खुले आकाश के नीचे चुनी हुई कुछ लकड़ियों से बनाऊंगा रास्ते में लिए पाव भर दाल चावल, शीशे में लिए तेल और नून के साथ अपना खाना। सुबह होते ही फिर खड़ा हो जाऊंगा बहुमंजिली इमारतों से घिरे तुम्हारे चौक पर, कि आओ मुझे खरीद लो, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी शर्तों पर। अब इस बदन में कुछ भी नहीं बचा, भले ही ये तोड़ ले तपती धूप में पत्थर पसीना बहाकर अपनी फटी हथेलियों और एड़ियों के साथ, पर इतनी भी ताकत नहीं बची इसमें कि यह कर सके सौदेबाजी अपने पक्ष में और मना कर दे अपने को कम कर देने से। कितने शरीर तो ऐसे हैं जो सब कुछ छोड़कर भी बिकने से रह जाते, कई बार कुछ मजदूरों को काम ही नहीं मिलता। कितने शरीर तो ऐसे हैं सब कुछ छोड़कर भी बिकने से रह जाते हैं, बिना शर्त के भी नहीं मिलता कोई उनका। हर शहर हर चौराहे पे खड़े हैं ये रोज सुबह, अपना खेत खलिहान घर बार माँ बाप बीवी बच्चे सब छोड़। नहीं जाने हमने मानव होने की आवश्यक शर्तें, नहीं जाना कब बीता मध्ययुग स्लेवरी एज, नहीं जाना कब बीता मध्ययुग कब रीता रोम, बस पैसे बटोर घर भेजने की जुगत में जुटे रहे हम, जो तमाम कोशिशों पर भी पढ़ते रहे हमेशा। कभी खेत बिका, कभी घर, कभी पत्नी तो कभी बेटा। बंधुआ मजदूर हो जाते हैं, नहीं होते। कुछ भी ना बचा पाए तो डुबो दिया हमने खुद को महुए में, कुछ तो तर गए इसके साथ, कुछ जो बचे हैं सरियाम रोज आकर खड़े हो जाते हैं सुबह सुबह ही ढीठ की तरह चौराहे पर बिकने के लिए फिर से अपना सब कुछ छोड़कर कि खरीद लो हमें, चूस लो हमें, भले हम में खून बाकी हो ना हो। आखिर हमारा भी तो खून काम आए राष्ट्र निर्माण में, आखिर हमने भी खून बहा के जो आज़ादी पाई है और इतनी मेहनत से बचाए रखा है आज़ादी के नाम पर। संस्कृत सीखते हैं तो कोई सवर्ण कोई ब्राह्मण उनके सम्मान को रोक नहीं सकता, छीन नहीं सकता। संभवतः इसीलिए अंबेडकर जी ने राजभाषा के विषय पर संस्कृत का पक्ष लिया और संस्कृत को राजभाषा बनाने की मांग की। खैर, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं Sunil Mahawar sir, all the faculties present here and the students. I must say I'm not even remotely qualified to make a statement here, as it is an entirely different field. I'm an outlier here, particularly when we have an exponent like Professor Deepti here, our own Vice Chancellor sir, who is not only the doyen of the subject, but also a political thinker of global retreat. So I'm certainly not qualified, but nevertheless, it's always a very good idea to have a different perspective from very unexpected quarters. And I was very fortunate enough because Madam came almost 2 hours early, and I was here along with Professor Sunil Mahawar sir. And since then, I had a very fortunate chance of discussion with Madam, and whatever I'll say, that is actually totally based on what I had discussed with the Madam. So, with my limited intellect and constrained knowledge about Ambedkar and the Constitution, I must say, I must admit that Dr. Ambedkar for me is foremost the Indian political process, democracy, constitution. Everything is actually the political and the intellectual legacy of Dr. Ambedkar himself. Uh, Once Abraham Lincoln has very famously said, as I would never be a slave, so I would not be a master. This is my reflection of democracy. Dr. Ambedkar has an entirely different view, though it's a continuation of what Lincoln has already said. Dr. Ambedkar's view was more humanistic, more moralistic. It has a real connotation with the human ethos, and most importantly, deeply enrooted in
the Indian cultural vibe. Dr. Ambedkar has taken a detour, a kind of diversion from the regular Western fairy tale model of democracy, which foregrounds on the single source of liberty. For Ambedkar, the fraternity and equality are the cornerstone of democracy, and not alone the liberty. Uh, Dr. Ambedkar was the foremost exponent who has Honorable Vice Chancellor Professor Sanjay Srivastava sir, respected Honorable Guest Speaker Professor Dipti Madam, respected Convener Professor Sunil Mahavarji, and respected IQC Chairman Professor Singh ji, Pranveer Singh ji, and my colleagues, friends and मेरे प्रिय छात्र, सभी को बधाई का समय है क्योंकि आज हम लोग अम्बेडकर की जयंती को मना रहे हैं। मेरे मन में जो प्रश्न है, हो सकता है, मुझे लग रहा है सभी के मन में वही प्रश्न होगा, हम ये जन्म जयंती क्यों मना जाए, क्यों हम माने। हो सकता है मेरे साथ आप ही लोग भी सहमत रहेंगे। मैं तो बहुत कम शब्द से बोलूंगा क्योंकि मेरे सामने दिग्गज पहले दीप्ति मैम इतना सारा सुंदर से व्याख्यान देके चले गए एंड मेरे सामने पॉलिटिकल साइंस का दिग्गज। इसके लिए मैं आज का जो हम क्यों मना रहे हैं, मैं थोड़ा सा 2 मिनट और 2 शब्द बताऊंगा। पहला ये चीज है संविधान के निर्माता, दूसरा मशीला, और तीसरा चीज हम बताएंगे मानवाधिकार आंदोलन। ये 3 चीज के लिए हम थोड़ा सा आप लोग को 132 इयर्स बैक आपको में हम ले चलते हैं। 132 साल पहले हम कहीं पे मोतिहारी में बैठे हैं। मैं आपका दृष्टि को जैसे संजय देखते थे महाभारत में क्या हो रहा है, आप लोग को थोड़ा मैं मध्य प्रदेश के महू जिले के अंचल को ले चलते हैं जहाँ पे 1881 को इसी दिन में अप्रैल 14 को हमारा प्रिय अंबेडकर जी पैदा हुए थे। वो जन्म तो 14 सीरियल में थे। आजकल एक बच्चे जहाँ पे होते हैं कि बेटियां हो जाती है तो हमारा सर दर्द बढ़ जाता है, अरे कैसे उसको आगे बढ़ा जाए। सोचिए जो 13 सीरियल में थे, परिवार में कितना उसका प्रेशर था उसके पापा को, भलाई वो छोटा नौकरी करते थे एंड दलित परिवार में उसको पैदा हुए थे, जन्मगत से ही टैलेंटेड थे, पढ़ाई में इतना आगे थे, फिर भी क्लास के अंदर बैठने के लिए उसको भी थोड़ा सा कहीं पे कष्ट होता था। जैसे हमारा बच्चे मेरे पास आके पहुंच जाते हैं, सर ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं अनुभव कर सकता हूँ। 132 साल से पहले अंबेडकर किस सिचुएशन में क्लास में बैठते थे, इतना ऊंचाई पढ़ाई करने के बाद भी इतना पीड़ा सहन करते थे, उसके बाद भी आगे जाने के लिए कहीं पे रुके नहीं थे। मैडम तो ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, बड़ा बढ़िया से व्याख्यान कर चुके हैं। इतना पढ़ाई के बाद भी मुंबई चले गए नौकरी के लिए। नौकरी कहाँ करे, रहे थे कहीं 2 रोटी खाने के लिए तो कहीं पे जगह मिले, वो बाध्य हुए रिजाइन करके आने के लिए, फिर भी वो हटे नहीं। 1913 को उसको एक मौका मिला, आगे पढ़ाई के दौरान से अमेरिका चले गए, साथ में लॉ में पढ़ाई किए, इकोनॉमिक्स पढ़े, पॉलिटिकल साइंस, 3 सब्जेक्ट में वो पढ़ाई करके जैसे इंडिया लौटे, फिर भी उसका मन शांति नहीं हुआ। 1927 में फिर एक मौका मिला कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डीलिट करने के लिए, जहाँ पे PhD डिग्री होल्ड करने के बाद इतने सारा नॉलेज करके इंडिया को लौटे, आके देखिए वही दलित का चीज चल रहा है, महिला यहाँ पे प्रताड़ित है, वो मन उसका फिर भी भटकता रहा। He fight against all these things, and now whatever madam says, he fight with Mahatma Gandhi, many things he narrated very nicely, but he established himself at that time. No, इस तबके के लोगों के हाथों में नहीं आए। अगर ये सच है तो डिप्रेस्ड क्लासेस की समस्या मेरे ख्याल में सबसे पहले एक राजनीतिक समस्या है, और
उसे राजनीतिक समस्या के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 लंदन। दूसरा हम देखें इसी संदर्भ में महात्मा गांधी का क्या मत था जो वो विरोध कर रहे थे। ये योजना हिंदू धर्म में एक विभाजन पैदा करती है, जिसकी मैं किसी भी तरह से संतोष के साथ अपेक्षा नहीं कर सकता। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि अस्पृश्य लोग इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाएं, मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर हर गांव में ये दो अलग हो जाएंगे तो हिंदू धर्म का क्या होगा। जो अस्पृश्यों को राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं वो भारत को नहीं जानते, न ही ये जानते हैं कि आज का भारतीय समाज किस तरह का बना है। इसलिए मैं पूरा जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस संभावना का प्रतिरोध करने वाला मैं अकेला व्यक्ति भी रह जाऊँ तो मैं अपने प्राण तक इसके लिए होम करने से पीछे नहीं हटूंगा। अध्ययन केंद्र के एडजंक्ट फैकल्टी रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति तथा पब्लिक डिप्लोमेसी के विशेषज्ञ हैं। आप अमेरिकन विश्वविद्यालय वाशिंगटन डीसी में फुलब्राइट स्कॉलर रहे हैं। येरेवान स्टेट यूनिवर्सिटी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के समकालीन भारत अध्ययन पीठ पर रहे हैं। आपने हरि सिंह गौड़ सागर विश्वविद्यालय में अध्यापन किया है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्कूल बोर्ड के वाइस चेयरमैन, NAC विजिटिंग कमेटी के मेंबर तथा विभिन्न प्रशासनिक और अकादमिक दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक जर्नल में शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, व्याख्यान दिए हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपको अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। Am I audible? Can you hear me all? Yes, sir. Thank you. तो नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हो रहे हैं और कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है और उनके जो पढ़ाए हुए पाठ हैं उनके ऊपर चलने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले तो परिवार का मुखिया होने के नाते मैं आप सभी का देर से सही लेकिन इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर दीप्ति कुमारी जी का, जो कि पटना विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हैं और बिहार लोक सेवा आयोग की माननीय सदस्य हैं। आपने एक बहुत लंबा उनका व्याख्यान सुना जिसमें उन्होंने बाबा साहेब के जीवन के और उनकी शिक्षा के और उनकी राजनीति के और उनके एक्टिविज्म के तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला। आप में से बहुत से लोग उनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि जिस गहराई के साथ उन्होंने बाबा साहेब के विचारों का विश्लेषण किया वो निश्चित रूप से सराहनीय है। आप बहुत कम नोटिस पर हम लोगों के आग्रह पर आई। आप विश्वविद्यालय परिवार से संबंधित भी हैं और इसलिए विश्वविद्यालय परिवार भी अपना थोड़ा बहुत अधिकार आपके ऊपर समझता है और आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों में हम लोग आपको हमेशा बुलाते रहेंगे और इस आशा के साथ कि आप आएंगे। और ये जो पूरी टीम है सभी प्रोफेसर सुनील महावर जी के नेतृत्व में इन्होंने इस बेहतरीन कार्यक्रम को आज अंजाम दिया, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सुनील जी हैं, प्रोफेसर पाल हैं, प्रोफेसर रणवीर सिंह हैं, अंजलि श्रीवास्तव जी हैं और भी सभी शिक्षक OSD साहब हैं, OSD कनेंस हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, सभी जो शिक्षक हैं और हमारे जो प्रिय छात्र हैं उन सभी को मैं अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जब हम लोग बाबा साहिब के बारे में बात करते हैं तो ये ठीक है कि जब उनका जन्म हुआ और उसके बाद से वो जब तक भारत में रहे यानी विदेश यात्रा के पहले तक, तो उन्होंने समाज में
विशेष रूप से वो जातिगत असमानताएं थी जो किसी एक विशेष समय में भारत के समाज में आई और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी गहरी जड़ें बनाती चली गई। लेकिन बाबा साहब का ये जो अनुभव था, इस अनुभव को आर्टिकुलेट करने के लिए, इस अनुभव को कहने के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जरूरत थी। और ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था या बाबा साहब के जो विचार थे, उनको सैद्धांतिक आधार कैसे मिला या बाबा साहब के विचार, उनके विचार कैसे बने, इस बारे में कुछ बातें मैं अपने जो शिक्षक हैं उनको जानते ही हैं, विशेष रूप से अपने छात्रों को बताना चाहूँगा कि बाबा साहब के जो एकेडमिक एडवाइजर थे कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जहाँ से वो पीएचडी कर रहे थे, और ये आपको बता दें कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में आज भी ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज से पीएचडी कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और उस समय बाबा साहब ने ये पीएचडी की डिग्री वहाँ से हासिल की, तो इससे ही आप उनकी मेधा का अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह के कुशाग्र बुद्धि वाले, किस प्रकार से मेहनत करने वाले और किस प्रकार से हर परिस्थिति में हर कीमत पर आगे बढ़ने वाले और अपने विचारों को आगे रखने वाला वो व्यक्तित्व था। तो अम्बेडकर के बाबा साहब के जो एकेडमिक एडवाइजर थे कोलंबिया विश्वविद्यालय में, उनका नाम था जॉन डीवी। और जॉन डीवी एक प्रखर डेमोक्रेटिक थिंकर थे और उन्होंने शिक्षा और प्रजातंत्र के क्षेत्र में बहुत काम किया। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि शिक्षा और प्रजातंत्र को के संबंध को स्थापित करते हुए और वहीं से इनलाइटनमेंट और वहीं से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो ये जो जॉन डीवी का प्रभाव था बाबा साहेब पर, वो बहुत गहराई से पड़ा। और जॉन डीवी कहते थे कि हमें अगर अपनी स्थिति सुधारनी है तो हमें ईश्वर पर नहीं बल्कि अपने कर्म पर बल देना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म पर विश्वास करना चाहिए। और इसी बात को जॉन डीवी की बाबा साहब ने लिया और वो लिखते हैं कि डोंट डिपेंड फॉर एबॉलिशन ऑफ कास्ट स्लेवरी अपॉन द गॉड। ये ईश्वर के ऊपर मत छोड़िए कि कास्ट और स्लेवरी जो है वो ईश्वर खत्म करेगा। Your salvation lies in the political power and not in making pilgrimages. तीर्थ यात्रा करने से आपको पॉलिटिकल सैल्वेशन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको राजनीतिक शक्ति जब आपके पास आएगी, आपके अपने परिवार का, अपने प्रयासों से, तब जाकर के आपको ये जो अधिकार है या ये जो स्लेवरी है या कास्ट बेस्ड जो इश्यूज है, उनको आप उनसे आप अपने आप को अलग कर पाएंगे या उससे निजात पा पाएंगे। एक जो दूसरी बात अम्बेडकर के साथ बहुत प्रमुख थी, वो जब वो डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे, तो डिप्रेस्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन का जो विचार था, ये विचार भी डेमोक्रेसी और एजुकेशन नाम की पुस्तक में जॉन डीवी ने लिखा था। और उन्होंने ये कहा था, जो कि अम्बेडकर के गुरु थे, जॉन डीवी ने इस बात को कहा था कि अगर कोई डिप्रेस्ड क्लास है तो उसको अलग से रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था उनकी होनी चाहिए, जिसको कि अम्बेडकर ने भारत में आकर के अपनी तरह से, अपनी जो उस समय की परिस्थितियां थी, उस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत किया और आर्टिकुलेट किया। जॉन डीवी ये भी मानते थे और अम्बेडकर इस बात पे जॉन डीवी का बहुत सम्मान करते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। और अम्बेडकर हमेशा इस बात को शुरू से लेकर के आखिर तक इस बात पर बल देते रहे कि प्रजातंत्र ये कोई ओकेशनल चीज नहीं है कि कहीं पर आप प्रजातांत्रिक हैं और कहीं पर आप प्रजातांत्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है। चाहे वो मतलब डेमोक्रेसी का केवल पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि उसका सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस हर तरह का एस्पेक्ट है, जिसके ऊपर के हमको उसको देखना चाहिए। एक और जो कॉन्सेप्ट है जो अक्सर हम लोगों को अम्बेडकर में देखने को मिलता है, वो कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी का भी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप जॉन डीवी का जब डेमोक्रेसी और एजुकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप
कोऑपरेशन को, रिस्ट्रेंट को और म्यूचुअल एकोमोडेशन को लगातार अम्बेडकर अपने विचारों में आगे बढ़ाते। अम्बेडकर ने एक और जो प्रमुख बात कही वो इंडिया को उन्होंने प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की तरह से देखा, एक बहुलवादी समाज की तरह से देखा और उनका ये मानना था कि समाज का जो ताना बाना है वो प्लूरलिस्टिक होना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म था ये भी उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान अपने शिक्षकों से और विशेष रूप से जॉन डीवी से सीखने को मिला। लेकिन जो परिवर्तन उन्होंने जॉन डीवी में किया वो ये था कि एक यहाँ पर आए और फिर से मैं प्रोफेसर दीप्ति कुमारी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिन्होंने इस बहुत मेहनत के साथ एक बहुत अल्प समय में इस कार्यक्रम को ये स्वरूप दिया, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वैचारिक निर्मिति की व्याख्या की, विवेचना की कि उनकी वैचारिक निर्मिति कैसे होती है। उसमें अमेरिकन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रणेता एवं अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही बिहार लोक सेवा आयोग की माननीय सदस्य एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर दीप्ति कुमारी जी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर आतुर्ना पाल जी, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर प्रणवीर सिंह जी, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे सहयोगी मित्र डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव, आज के कार्यक्रम के मार्गदर्शक माननीय कुलपति जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किए जाने का निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय ने एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है तथा आयोजन की सफलता हेतु यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किया है। फांसी के समाज के प्रति आपकी सहृदयता का यह द्योतक है कि आप वहां तक भी अपने आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं सर। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रदान करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद की इस कड़ी में हम अपने सम्मानित अतिथि शिक्षक यहाँ बैठे रहेंगे